हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारे बीकॉम वाले बच्चों के लिए। अगर बीकॉम में किसी भी सेमेस्टर में है, प्रोग्राम से कर रहे हैं, ऑनर्स से कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में है और अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम की सीरीज है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम बात करेंगे अपनी लास्ट यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले अगर आपने कोई भी यूनिट नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। ठीक है, शुरू करें। देखिए, लेसन नंबर 2 हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पढ़ा था, आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान लगा के सुनोगे तो आपको सारा समझ में आएगा, है ना। अगर आप में से किसी ने मेरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज देखी है जो हमारे चैनल में पढ़ी है तो उसके तो यहाँ पे समझ लो उसने प्लस पॉइंट मिल गया, क्योंकि इस चैप्टर में पूरी हम बात ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। दिस लेसन विल एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन विच एचआर प्लानिंग, कंपनसेशन एंड वेजेस, नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि इसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, जो एक एचआर मैनेजर होता है, जो कैसे प्लानिंग करता है, कंपनसेशन करता है, वेजेस करता है। आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि वर्कर बोल लीजिए, एम्प्लॉय बोल लीजिए, लेबर बोल लीजिए, जो भी कंपनी में कंपनी के लिए काम करता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मानव संसाधन का प्रबंध करना, कि कैसे आप मैनेज करोगे अपने ह्यूमन रिसोर्स को, कैसे उन्हें भर्ती करोगे, कैसे उनसे काम करवाओगे, कितनी सैलरी दोगे, तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में आपको इसी बात को समझाया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का प्रबंध। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। गाइस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? देखिए, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में समझना है ना, तो आप हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज देख लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां जाके आप और अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब मानव संसाधन का प्रबंध करना। भाई, मेरी कंपनी है, मान लो मैंने नई कंपनी खोली है, मेरी पुरानी कंपनी है, मेरे पास वर्कर्स की शॉर्टेज है, वर्कर की कमी है। तो अब मैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करूँ कि कैसे नए वर्कर को भर्ती करूँ, ठीक है, कितनी सैलरी भर्ती करूँ, उनकी ट्रेनिंग कैसे कराऊँ, उन्हें काम कैसे सिखाऊँ, हर चीज। इस सबको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। अब देखो, भर्ती करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मेरे पास पोस्ट खाली है, मैंने किसी को भी भर्ती कर लिया। अब मेरे पास काम अकाउंटेंट का है, मैंने किसी भी एरे गहरे को भर्ती करके मैं काम करा रहा हूँ। अब भाई, जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या ही काम करेगा। ठीक है, या जिसे आधी नॉलेज होगी तो वो भी क्या काम कर पाएगा, है ना। तो भर्ती करने का मतलब, रिक्रूटमेंट करने का मतलब, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन हैव द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड प्लेस विद द राइट स्किल। कि राइट पीपल, कि सही व्यक्ति सही समय पे सही जगह पे सही स्किल के साथ, जो काम उसे करवाना है उस समय जो काम करवाना है उसे वो काम आना भी चाहिए और सही समय पे मिलना भी चाहिए हमें वो व्यक्ति। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये लाइन आप कहीं नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आंसर लिखने के टाइम आप इस लाइन को ऐड कर दोगे तो भैया मास्टर भी खुश रहेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब कितने तरीके के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, यानी कि कितने तरीके के हमारे पास वर्कर होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्कर, कितने तरीके के हमारे पास वर्कर होते हैं। पहला वर्कर होता है स्किल्ड। स्किल्ड मतलब जिसे सब कुछ आता है, जो पूरा बंदा तैयार है हर काम को करने के लिए। दूसरा होता है सेमी स्किल्ड, जिसे पूरा काम नहीं आता, आधा काम आता है, आधा काम वो कर लेगा। एक होता है अनस्किल्ड, जिसे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो इन सबको देखता है। ठीक है। अब नीड क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, देखिए। A thorough assessment is made about the post vacant, job recruitment, future demand for and supply of various categories। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स की नीड के लिए क्या करते हैं, पहले पहले हम अपनी कंपनी में देखते हैं कितनी पोस्ट वैकेंट है, वैकेंट मतलब खाली, कितनी पोस्ट खाली है। फिर अब पोस्ट तो हमारे पे इतनी सारी खाली है, लेकिन हमें जॉब रिक्वायरमेंट, कितने लोगों को भर्ती करना है पोस्ट पे, कितने लोगों को भर्ती करना है। फ्यूचर डिमांड, आगे भी हमें डिमांड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमें भर्ती कर लिया, उनमें से कोई छोड़ के चला गया तो हमें उसका भी अंदाजा तो पहले लगा के रखना है कि एक्स्ट्रा बंदे भी हमारे पास होने चाहिए। ठीक है ना, ये सब होता है। अब ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट, फर्दर डिटेल अबाउट द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टाइज आर आल्सो स्क्रूटनाइज एंड अ मास्टर प्लान ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कि सारी बातों को ध्यान में रखे, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वर्कर की, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर चीज को रख के ही प्लान बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लान बनाया कि मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है,
तो सबसे पहले उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल, ठीक है, 5 साल का उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए और बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। ये हो गया क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ठीक। अभी आओ, ह्यूमन रिसोर्स इज एन एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक वर्कर होता क्या है, एक वर्कर एक कंपनी का, एक बिजनेस का, एक व्यवसाय का संसाधन नहीं, रिसोर्सेज तो होता ही है संसाधन, लेकिन वहां की असेट भी होता है, संपत्ति भी होता है, ठीक है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइदर द सक्सेस और द फेलियर। कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से सक्सेस कर रही है तो उसमें सबसे रोल किसका है, वर्कर का, ह्यूमन रिसोर्स का। कोई ऑर्गेनाइजेशन तेजी से फेल हो रही है, घाटे में जा रही है, तो उसमें भी किसका हाथ है, उसके वर्कर का। वर्कर पूरी दिल जान से काम करेंगे, पूरी मेहनत से काम करेंगे तो कंपनी सक्सेस होगी, ठीक है, तो उनका हाथ। वर्कर ढीले होकर काम करेंगे, आलसी होकर काम करेंगे, कंपनी लॉस में जाएगी तो भी उनका हाथ, ठीक है ना। आज आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी उठा के देख लो, अगर कोई कंपनी फायदे में है तो उसमें जो हाथ है वो उसके ही वर्कर का है, वर्कर का है, ठीक है। It has been seen that many organizations have survived in adverse situation only because of their dedicated, committed human resource। मतलब कि देखा गया कि बहुत सारे कंपनियां, जो जब बहुत सारा मंदी का दौर आता है, कंपनियां घाटों में जा रही होती है, तो कुछ कंपनियां होती है घाटे में नहीं आती, क्यों, क्योंकि उनके वर्कर पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे आत्मबल के साथ काम करते हैं, जिससे कंपनी घाटे के टाइम पे भी कंपनी उभर के आती है ना। और कभी कभी कंपनी क्या होती है कि कंपनी मार्केट से वाइप ऑफ हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, क्यों, वर्कर के चक्कर में, कि वर्कर ने अच्छा काम नहीं किया। तो सारा खेल ही हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, हमारे वर्कर का है, ठीक है। द फॉलोइंग स्पेसिफिक इशू, अब कौन कौन से इशू होते हैं, देखिए, यूटिलाइज करने के टाइम, पहला वेदर राइट पीपल आर अपॉइंटेड फॉर राइट जॉब। अब आपने किसी व्यक्ति को काम पे लगाया तो आपको देखना पड़ेगा कि वो राइट पर्सन है कि नहीं है। आर दे डूइंग जॉब इन द राइट मैनर, क्या वो काम को सही ढंग से कर रहे हैं। डू द नीड फर्दर ट्रेनिंग, क्या उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपको कब देखने, लगाने के बाद, केवल अब व्यक्ति को लगा तो दिया, क्या लगा के छोड़ दोगे कि हाँ भाई हमने अपने अकाउंटेंट की पोस्ट पे अकाउंटेंट लगा दिया, अब इसे काम करने तो हम चले अपने घूमने, नहीं, हमें उसके साथ रह के देखना पड़ेगा कि क्या वो बंदा सही है, क्या सही से काम कर रहा है, क्या उसे और ट्रेनिंग की नीड तो नहीं है। इस देर सरप्लस वर्कफोर्स, क्या हमारे पास ज्यादा वर्कर तो नहीं हो गए, हमें 10 लोग चाहिए थे, हमने 20 लोग भर्ती कर लिए, तो सैलरी भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा ना। इफ देर डेफिशिएंसी, अब हमें चाहिए 10, हमने भर्ती किए 5, तो ये भी देखना पड़ेगा। हाउ टू रिजॉल्व द सरप्लस डेफिशिएंट वर्कफोर्स सिचुएशन, कैसे इस सरप्लस हो गया, ज्यादा हो गए या कम हो गए, तो इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। देखो भाई, आपको 10 की नीड थी, आपने 20 को भर्ती कर लिया, तो अब क्या आप बाकी के 10 से तुरंत बोल दोगे भाई चाहो हमने गलती से भर्ती कर लिया, भाई आपने उन लोगों को इतना टाइम दिया, ट्रेनिंग दी, खर्चा किया उनके ऊपर, तुरंत तो निकाल नहीं दोगे, कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना। क्या करोगे, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है ट्रांसफर का, कि हमारी हो सकता है हमारी और भी जगह हमारी ब्रांचेस हो, तो वहां बंदों की कमी हो, तो वहां भर्ती ना करके हम इन्हें वहां भेज देंगे। गाइस, अगर आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, बड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तक डिटेल में है नहीं इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट ही दूसरा है ये। तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हो सकता है आपको अगले सेमेस्टर में मिले, या हो सकता है आपके पास हो, तो उस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ना मेरे चैनल से, भाई मजा आ जाएगा, इतने अच्छे से पढ़ाया है पूरा आचार्य, है ना। चलो, प्रोसेस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स के, देखो सारे प्रोसेस देख लो। पहला होता है न्यू रिक्रूटमेंट, की नया भर्ती कर लो। देखो अब मान लो, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, समझाता हूँ। देखिए, मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली हो गई, जूनियर अकाउंटेंट की, सॉरी जूनियर नहीं, सीनियर अकाउंटेंट की। मेरी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। अब उस पोस्ट को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, कितने तरीके से उस पोस्ट को फिलअप कर सकता हूँ। पहला होता है न्यू रिक्रूटमेंट, कि या तो मैं बाहर से नया व्यक्ति भर्ती करूँ, कि पहले जारी करूँ अखबार में या न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे, इस कंपनी में फलाना फलाना पोस्ट खाली है, लोग एप्लीकेशन देंगे, उनका एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो ऐसे करके मैं पोस्ट भरूँ, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, ठीक। दूसरा होता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट बननी है, सीनियर से नीचे जूनियर अकाउंटेंट भी होता है, क्या पता वो अच्छा काम कर रहा है तो उसी को प्रमोट करके मैं सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे ले आऊँ, कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है। एक होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा इस डिपार्टमेंट में ले आऊँ, है ना, इसे बोलते हैं जॉब रोटेशन। या हो सकता है कि दूसरी ब्रांच, मेरी एक ब्रांच मुंबई में भी है, तो मुंबई में से किसी सीनियर अकाउंटेंट को मैं दिल्ली में ले आऊँ, ठीक है। एक होता है ट्रेनिंग, चलो हो सकता है कि एक अकाउंटेंट है, ठीक, उस वो काम कर सकता है लेकिन उसमें ट्रेनिंग नहीं है, तो उसे ट्रेनिंग देके मैं सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे बैठा दूँ। एक होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर वही कि यहाँ से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दूँ। एक होता है डिसमिसाल, कि उसका डिसमिस कर दूँ, ऊपर वाला बंदा कोई है उसको नीचे लिया। फॉर एग्जाम्पल सीनियर अकाउंटेंट के ऊपर कोई चीफ अकाउंटेंट है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसे उठा के मैं सीनियर अकाउंटेंट बना दूंगा, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो
ये अब सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए, आप सारा पढ़ लेना, रिक्रूटमेंट वगैरह जो भी है। देखो रिक्रूटमेंट, एक मिनट, हाँ ये प्रोसेस हो गया ना। तो प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती करना। मुझे कोई पोस्ट भरनी है, तो मैं पोस्ट भरने के लिए रिक्रूटमेंट कैसे करूंगा? इश्तिहार दूंगा अखबार में, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में दे दूंगा, टेलीविजन में दे दूंगा, ऑनलाइन दे दूंगा कि मेरी कंपनी यानी कि मेरी कंपनी नॉलेज सिटी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। वो इश्तिहार, वो एडवर्टीजमेंट लोग देखेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, ऐसे करके मैं भर्ती करूंगा। इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हो गया। उसके बाद मैं करूंगा सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट करने के बाद होता दोस्तों सिलेक्शन की बारी, कि लोगों ने को भर्ती कर लिया, अब सेलेक्ट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल भर्ती केवल 10 लोग, अब उन 10 लोगों में से मान लो पोस्ट 5 ही है, तो उन 10 में से 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो है ना, सिलेक्शन के लिए और उनके इंटरव्यू लूंगा और उनके एग्जाम लूंगा वगैरह वगैरह। ठीक है। इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब दोस्तों होता है ओरिएंटेशन, कि लोगों को अब जो भर्ती हो गया है उन्हें अपने कंपनी के लोगों से मिलाना, बातचीत करवाना, जिससे उन्हें भी फैमिलियर लगे। प्रमोशन बता दिया मैंने आपको। एग्जिट मतलब किसी भी एम्प्लॉय को एग्जिट करना भी एक पार्ट होता है कंपनी का। अब कोई एम्प्लॉय है छोड़ के जाना चाहता है तो कैसे छोड़ेगा, तो उसके भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। किसी कंपनी बोलती है कि अगर आपको कंपनी में काम छोड़ना तो 1 महीने पहले हमें नोटिस देना पड़ेगा कि सर मैं काम छोड़ दूँ अगले महीने, है ना, तो इसे बोलते हैं एग्जिट। आगे बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसे परफॉर्मेंस अप्रेज करो, मतलब उसे प्रमोशन दो, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करो, सैलरी बढ़ाओ उसकी, है ना। देखो इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होगा? बिहेवियर बढ़ेगा एम्प्लॉय का। देखो एक एम्प्लॉय है राज, राज बहुत अच्छा काम कर रहा था, हमने उसको परफॉर्मेंस अप्रेज कर दिया, मतलब उसका प्रमोशन कर दिया। हम उसका प्रमोशन करेंगे, उसकी सैलरी बढ़ाएंगे तो वो खुश होगा, उसके बिहेवियर में चेंज होगा, अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रॉम्प्टनेस, उसकी प्रिसीजन सब बढ़ेंगे, कमिटमेंट बढ़ेगी, इंटीग्रिटी बढ़ेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और सपोर्टिव होगा, हमारी कंपनी को और सपोर्ट करेगा, और उसकी स्किल, क्वालिटी और उसका मोटिवेशन सब बढ़ेगा। सिर्फ एक परफॉर्मेंस अप्रेजल से उसकी इतनी सारे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। ठीक है। ट्रेनिंग बता दिया, किसी व्यक्ति को आप लाया तो उसको ट्रेनिंग कराओ। ट्रेनिंग दोस्तों 2 तरह की होती है, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब कि यही बैठा के मेरी कंपनी के अंदर ही बैठ के वो ट्रेनिंग करेगा। ऑफ द जॉब मतलब कहीं दूसरी जगह भेज के उसे काम सिखाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, आर्मी, इंडियन आर्मी में मोस्टली जो ट्रेनिंग होती है क्या होती है? ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब जॉब करने से 6-7 महीने पहले ट्रेनिंग, अलग से ट्रेनिंग ही दी जाएगी, काम ही कराया जाएगा, सिर्फ ट्रेनिंग ही दी जाएगी आपको, उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब काम भी करते रहो, ट्रेनिंग भी करते रहो, काम भी करते रहो, ट्रेनिंग भी करते रहो, है ना। ठीक है गाइस, ये हो गया। इंडक्शन बता दिया, ऑन द जॉब बता दो। ऑन द जॉब लिखा हुआ है ना, ऑन द जॉब मुझे पता है ना, क्योंकि हम एचआरएम में पढ़ चुके हैं सारी चीजें, इसलिए हमें पता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे आएगा। ठीक है। ये हो गया आपका ऑन द जॉब। बिहेवियर ट्रेनिंग होता है। ठीक है। इस साइड ट्रेनिंग के वो इंडक्शन, ऑन द जॉब, फंक्शनल बिहेवियर, टेक्निकल स्किल, मैनेजरियल, क्वालिटी का सर्कल, है ना, ये साइड का ट्रेनिंग की होते हैं। अच्छा वेजेस और रेमुनरेशन क्या होता है? तो गाइस वेजेस मतलब सैलरी बोल लो, वेजेस बोल लो, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब भी होता है सैलरी, वेजेस, बात एक ही है। वेजेस बोल लो, सैलरी बोल लो, रेमुनरेशन बोल लो, बात एक ही है। हाँ, बस वेजेस अक्सर कब बोले जाते हैं? जब वेजेस दिया था लेबर को, दिहाड़ी मजदूर, उन्हें जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं वेजेस। ठीक है। सैलरी होती है जो स्किल्ड वर्कर को दी जाती है, जैसे कंपनी में काम कर रहा है ना, कोई क्लर्क की जॉब कर रहा है, तो उसे जो मिलती है वो बोलती है सैलरी। दोनों पार्ट किसके होते हैं? रेमुनरेशन के। रेमुनरेशन के अंदर ही आपका वेजेस आता है, उसके अंदर ही आपकी सैलरी आती है। ठीक है। 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सैलरी से क्या होगा? व्यक्ति एनकरेज होगा और अच्छे से काम करेगा, मोटिवेट हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन एचआरएम। एचआरएम के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए ऑर्गेनाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग सुन के कुछ याद आ रहा है? हाँ भाई, कॉमर्स के बच्चे याद तो आ रहा होगा। पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी याद है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस के अंदर पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट के पार्ट्स, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एचआरएम का। आपने भर्ती तो लोगों कर लिया, उन्हें ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना, कि कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा, कैसे करेगा, है ना। हर चीज का ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। रोल ऑफ ह्यूमन, रोल क्या होता है एचआरएम का? एचआरएम का रोल होता है कि सारे लोगों को मिला के रखे। ऑर्गेनाइजिंग मतलब सारे लोग ऑर्गेनाइज रहे, एक साथ मिल के काम करें। ठीक है ना। जिससे पहला होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन मतलब कि सारे लोग लाइन वाइज हो, कि सबसे ऊपर ये है, उससे चाहिए, उससे चाहिए, उससे चाहिए। ठीक है ना। जैसे लिखो
देखिए प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल उनके नीचे आते हैं, ये वाले मैनेजर, उनके नीचे सुपरवाइजर, उनके नीचे वर्कर। तो ये क्या है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है कि सारे बंदों को अपना पता है कि कौन किसके नीचे आता है। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ, चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब वो कंपनी का सीईओ होता है, वो तो सबसे ऊपर ही होता है, उसके नीचे ये सारे बंदे आते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोजेक्ट ए हेड, प्रोजेक्ट बी हेड। जब एक प्रोजेक्ट दो बंदों को दिया जाता है तो एक हेड होते हैं, बाकी उनके नीचे होता है। ठीक है, चलो ये सारा वही हो गया। प्रिंसिपल ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड। भाई सारा पढ़ रखा होगा आपने कहाँ पे, बिजनेस में। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। अगर सारा काम एक ही बंदे को दे दोगे तो कैसे करेगा, काम को बांटना। कि काम अगर है तो चार पांच बंदों में बांट दिया। यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक बंदे को एक ही बंदा कमांड देगा, अगर एक बंदे को चार पांच लोग कमांड देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसकी बात मानूं। ठीक है, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जिस बंदे को आप काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसे अथॉरिटी भी दो, तभी काम अच्छे से कर पाएगा। स्केल से मतलब लाइन से चैन होती है कि कौन किसके नीचे आता है, कौन किसका सुपीरियर होता है, कौन किसका सुपर वो सबऑर्डिनेट होता है। भाई सारी चीजें आप बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हो, ये रिवाइज करो। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब हर काम को डिपार्टमेंट में बांट दो। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर एक के हाथ में। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांट दिया। एप्रोप्रिएट स्पैन मतलब कंट्रोल किसके हाथ में आएगा। ठीक है, ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी। ह्यूमन यूज ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क शुड इंटीग्रेटेड विद द कैपेबिलिटी एंड एस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉय। कि काम जो है ऐसे व्यक्ति को जो काम को करने में कैपेबल हो और एस्पायर्ड हो। एक्सपायर्ड नहीं, एस्पायर्ड मतलब काम करने में इच्छुक हो। फ्लेक्सिबिलिटी, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू अडेप्ट द चेंजेस। अब मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अडेप्ट करती रहनी चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। की एक नए एंटरप्राइज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले डेवलप करेंगे कंपेटेंसी मॉडल। एक मॉडल को डेवलप करना पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों को भर्ती करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सेलेक्ट करेंगे, है ना, ऐसे करके। पहला पॉइंट डिस्कशन, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन। कि पहले अपने बिजनेस का आपको डायमेंशन ऑर्गेनाइज डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस फील्ड का है, क्या काम करते हो आप, है ना, उस हिसाब से लोग भर्ती करोगे। आप अगर कंप्यूटर की लाइन में हो, टेक्नोलॉजी की लाइन में हो, तो इंजीनियर टाइप मतलब बीटेक के लोगों को भर्ती करोगे। आप अकाउंटिंग की लाइन में हो तो कॉमर्स यानी कि बीकॉम के बच्चों को, है ना। तो आपको पता होना चाहिए आपको अपना मिशन, आपका विजन, आपकी वैल्यू। मिशन मतलब क्या काम करना है, विजन मतलब क्या गोल क्या है आपका, वैल्यूज क्या है आपकी, सब पता होना चाहिए, तभी तो आप अपने एम्प्लॉय को बता पाओगे। परफॉर्म वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस टाइम टू टाइम होना चाहिए। कि 10 बंदे जरूरी है, 10 ही बंदे भर्ती करो, यानी 10 जरूरी है, 5 कर लिए मतलब कम कर लिए, एफिशिएंसी हो गई। 10 जरूरी है, 20 कर लिए मतलब ज्यादा हो गए। इवेल्युएट इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, कि जो स्ट्रेटेजी आपने इंप्लीमेंट की है उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहो, चेक करते रहो कि जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी क्या वही फॉलो हो रही है, उसी के हिसाब से काम हो रहा है। आपने सोचा था कि साल भर में आपको 1,20,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो इसका मतलब हर महीने आपको 10-10 हज़ार बनाने होंगे। तो क्या आपके हर महीने 10-10 हज़ार प्रोडक्ट बनने नहीं बनने, अगर कहीं पे भी कम बनने इसका मतलब आप अपने टारगेट से दूर जा रहे हो, और कहीं ज्यादा बनने तो इसका मतलब टारगेट से आप ऊपर जाओगे। ठीक है ना। HRM का रोल क्या होता है स्टार्टअप कंपनी में, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, इंडक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, ऑप्टिमाइजिंग करना सैलरी वगैरह को, ट्रैकिंग करना, रिकॉर्ड अटेंडेंस करना। ये सारा काम किसका होता है, HRM का। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, वही तो हर चीज को नोटिस करता है। ठीक है, प्रोवाइड करना सेफ्टी, मैनेजमेंट करना कंपनी के एसेट की, रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना डाटाबेस, मेंटेन करना हेल्थी पब्लिक रिलेशनशिप मतलब आपस में रिलेशनशिप अच्छे हों, मेंटेन करना गुड पब्लिक इमेज कंपनी की। ठीक है, और पेरोल को, ये सारी बातें। ठीक है, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, दोस्तों फैमिली बिजनेस ये बहुत होते हैं कि एक परिवार है वो बिजनेस चला रहा है, जैसे कि अंबानी हो गए, बिरलास हो गए, है ना। ये क्या है, ये फैमिली बिजनेस है, पहले बाप चला रहा था, फिर बेटे के बाद अगला बेटा, है ना। हाँ, अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं। तो ये अ फैमिली बिजनेस इज दैट बिजनेस इन विच अ फैमिली मेंबर इज चीफ एग्जीक्यूटिव, एट लीस्ट 2 जनरेशन इज फैमिली कंट्रोल एंड मिनिमम 5% ऑफ द वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय द फैमिली। मतलब फैमिली बिजनेस को वो बिजनेस होता है जिसमें एटलीस्ट 2 जनरेशन यानी बाप और बेटे दोनों बिजनेस करे। पहले बाप ने पूरा किया, अब बेटा पूरा कर रहा है, तो इस बिजनेस को क्या बोलेंगे, फैमिली बिजनेस। इसके अंदर 5% जो वोटिंग पावर है फैमिली के पास ही होती है। ओनरशिप देखें तो 15% और हाइयर जो होगी फैमिली की मेंबर्स के पास होगी। ठीक है, कंसर्न होगा फैमिली रिलेशनशिप, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस अक्रॉस जनरेशन, और बिजनेस जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा। जैसे अभी मुकेश अंबानी है, फिर उनका आकाश अंबानी के बाद, फिर आकाश का जो बेटा होगा उसके बाद, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, अच्छा फैमिली बिजनेस इंडिया, इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर क्या फैमिली बिजनेस अकाउंट फॉर 95% ऑफ इंडिया बिजनेस।
इंडिया के अंदर ज्यादातर 80% जो है फैमिली बिजनेस चल रहे हैं आजकल, है ना। जो पूरा फैमिली जैसे एचसीएल है, टाटा है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, वाडिया है, ये सारे क्या वादिया, ये सारे आपके फैमिली बिजनेस है इंडिया के अंदर, ठीक है। इनका लॉन्ग टर्म व्यू होता है, लास्टिंग मिशन होता है, विजन होता है, लॉन्ग लास्टिंग पर्पस होते हैं, ठीक है। नर्चरिंग केयरिंग अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी होती है, एक्ट स्टेवार्ड, बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप बॉन्ड, मेंटेन गुड गवर्नेंस। ये सारे इनकी क्या है, आपको बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। आइडेंटिफाई डेवलप बोथ फैमिली नॉन फैमिली टैलेंट, ठीक है, परस्यू डिसिप्लिन सक्सेशन, ठीक है। ये सारे एसआर में है। अच्छा, फैमिली बिजनेस कितने तरीके के होते हैं? एक होता है फैमिली ओन बिजनेस, पूरे बिजनेस को फैमिली ही ओन कर रही है, ठीक है ना। एक होता है फैमिली ओन और मैनेज, की ओन भी कर रही है और मैनेज भी कर रही है, ठीक है। अगला फैमिली ओन एंड लेड कंपनी, ओन फैमिली कर रही है, लेकिन देखो क्या लिखा है, इट इज प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस वेयर मेजॉरिटी ऑफ शेयर आर ओन्ड बाय मेंबर ऑफ सिंगल फैमिली बट इन्फ्लुएंस बाय अदर मेंबर ऑफ फैमिली। कि ज्यादातर शेयर फैमिली के एक पार्ट के पास होते हैं, लेकिन ज्यादा से कम, देखो समझाता हूँ आपको, देखिए। It is a profit-based business where majority of shares are owned by a member of single family but influenced by other member of family. Here, one family member has active participation in the top management of the company. In that, one member has major influence. देखो, इसके अंदर क्या होता है कि फैमिली का एक ही मेंबर होगा जिसके पास ज्यादातर पावर होगी, बाकी सब पे इतनी नहीं होगी। ज्यादातर पावर फैमिली के एक ही व्यक्ति पे होगी, ठीक है। द सर्कल मॉडल ऑफ फैमिली बिजनेस देख लो, सर्कल है, ठीक है। फैमिली ओन्ड ओवर ओनर एम्प्लॉय, फैमिली ओनर, नॉन फैमिली ओनर, ना। अब भाई फैमिली बिजनेस से पैसा बाहर के लोग भी तो लगाते हैं, तो उन्हें बोलेंगे नॉन फैमिली, ठीक है। तो ये फैमिली का पढ़ लेना। एडवांटेज क्या है? स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगी, कॉमन वैल्यूज होंगी, स्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लॉयल्टी, फैमिली का लॉयल्टी तो होगी, और कॉस्ट भी कम आती है। डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट। भाई अब एक परिवार में अगर सारी पावर एक बंदे को मिल जाएगी, दूसरा बंदा बुरा मानेगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। नेपोटिज्म बहुत फेमस, आपने सुना होगा ना बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म, कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, क्या राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, नेपोटिज्म। प्रेशर होगा, रेपिटेटिव होगी सक्सेशन की प्लानिंग की, एक कर एक बने जा रहा है, बने जा रहा है, किसी और को मौका नहीं मिल रहा, लैक ऑफ, भाई वो क्या जरूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर अगर बनना है तो वो स्किलफुल ही हो। आपने बना तो दिया उसे हेड, उसे कुछ आता आता है नहीं, तो क्या स्किल स्किल की कमी भी होगी, भाई दूसरों को मौका भी तो दो, है ना। आगे बात करें, अप्रोच टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। क्या अप्रोच हम अवॉइड कर क्या अप्रोच हम यूज कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में? कॉपिंग अप्रोच, हम कॉपी कर सकते हैं अमंग फैमिली मेंबर टू रिजॉल्व। नेगोशिएशन, क्या आपस में बातचीत कर ले, समझौता कर ले कि लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। आर्बिट्रेटरी अप्रोच मतलब पावर ही मिलेगी, सबको बराबर बराबर मिल रहा है, इससे कि बंदे को जेलसी ना होगी, इसको पावर ज्यादा मिल गई, इसको कम मिली। मैनेज अप्रोच, रिलेशनशिप बेटर रखिए आपस में, ठीक है। चैलेंजेस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, एक सक्सेशन प्लान बना ले कि अभी 5 साल तक ताऊ का लड़का बनेगा, उसका चाचा का लड़का बनेगा, है ना, तो ऐसे सही रहेगा। फैमिली गैदरिंग कर लें, गेट टुगेदर, आपस में बैठे बातचीत करें, सॉल्व करें। अपॉइंटिंग एन आउटसाइड बोर्ड ऑफ एडवाइजर, एक बाहर के व्यक्ति को अपने एडवाइजर बनाए, कि बाहर का व्यक्ति होगा तो वो क्या होगा, इनपार्शियल होगा, नॉन पार्शियल होगा, इस इधर की सुनेगा उधर की, अपने हिसाब से बोलेगा जो दोनों के लिए बेटर हो, ठीक है। ट्रेनिंग ओरिएंटेशन कर ले, वो ट्रेनिंग दे रहे, ट्रीट ईच अदर विद ग्रेस एंड रिस्पेक्ट, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट और इज्जत की निगाहों से देखें, और कम्युनिकेशन को ओपन रखें, ये नहीं डर हो रहा है आपस में बात करने से, नहीं, एक दूसरे से खुला बात करें। तो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका हो गया फिनिश। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो, ज्यादा हार्ड चैप्टर था ही नहीं, पढ़ के देखोगे तो सब पूरा चैप्टर हल हुआ था, पूरा चैप्टर इजी था, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो भी तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है पूरी सीरीज के अंदर, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिनिश करा दूंगा, तब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, और पीछे की सारी क्लास देख लेना। गुड बाय।